तो स्टार्ट करें बेटा। लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया था मैंने? एससीवी के क्वेश्चंस दिए थे 53 से लेके 65 तक, और जेई मेंस अटेम्प्ट किया जेई मेंस। ठीक है, तो निकालो निकालो भाई, निकालो पहले जेई मेंस निकालो। है बेटा, किस खुशी में? टेस्ट के लिए? मैं एलन के टेस्ट के लिए पढ़ाता ही नहीं हूँ भैया, है ना? मेरे लिए डेली क्लास वही है, रेगुलर वही 7:30 तक क्लास छूटेगी, है ना? क्लास जल्दी छोड़ दूंगा, फिर बाद में तुम बोलोगे कि सर वो टॉपिक नहीं कराया, ये नहीं कराया, ये क्वेश्चन कम करा दिया। उस दिन हमने थोड़ी बोला था जल्दी छोड़ दो, सही बात है ना? तो मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। मुझे ये नहीं है कि आज टेस्ट है तो मैं क्लास छोड़ दूंगा, ठीक है? हो सकता है जब मेरा टॉपिक, क्योंकि मैं तो कंडक्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन कंडक्टर टेस्ट में नहीं आएंगे, लेकिन आईआईटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट में, वो है कंडक्टर। क्लियर है? तो हम एलएन के टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एलएन के टेस्ट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? मैं आपको आईआईटी के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, एलएन के टेस्ट के लिए मेरी प्रिपरेशन कराने का मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। सही है ना? है ना? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। जेई मेंस मैंने आपको इसीलिए दी थी जिससे कि आपको क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, है ना? और इसीलिए दी थी, यही तो टेस्ट में आएगा ना। ये मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड आएगा, तो आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको जेई मेंस दिया था। लगभग लगभग सारे क्वेश्चन दे दिए थे, 2-3 छोड़ गए, है ना? करें स्टार्ट? ऐसी मरी मरी आवाज में क्यों बोल रहे हो? हाँ मतलब 13 से करना था ना, ठीक है, जो भी 14। चलो मुझे बताते चलो बेटा कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 से करना था। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया क्या? हो गया, है ना? यहाँ पर आपको दो फील्ड दे रखे हैं, एक E1 और एक E2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक से डाइपोल थीटा एंगल बनाएगा तो दूसरे से 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा। दोनों से लगने वाला टॉर्क का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो P क्रॉस E को बराबर कर दो, तो आपके पास आएगा P1 E cos थीटा यानी साइन थीटा इज इक्वल टू P2, है ना, P इंटू E2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। वहां से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया नहीं था, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया क्या? नहीं करके लाओ, है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया? नहीं हुआ? डाउट है क्या? किसी का डाउट है? बताना है। हाँ तो बेटा कैसे पता चलेगा मुझे? तो कभी भी है ना, स्फीयर में आपको चार्ज कैलकुलेट करना है कि किसी स्फीयर पे टोटल कितना चार्ज होगा, और अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तो टोटल चार्ज निकालने का एक ही तरीका होगा, थोड़ा सा डायरेक्टली लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू 4πr² इंटू डी आर। बस ये करना है बेटा, है ना? और रो की वैल्यू कितना पुट कर दोगे? यहाँ पे आपको दे रखा है फंक्शन रो इज इक्वल टू a/r² e रेस टू पावर -2r/। बस इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से r² से r² और e टू द पावर का इंटीग्रेशन आपको पता होगा। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? हो जाएगा अब तो। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 हुआ कि नहीं हुआ? चलो चेक कर लेते बेटा, सब लोग रीड करो बेटा एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ना आपको दो डाइपोल दे रखे हैं, ए और बी। आपको दे रखा है इनकी जो डाइपोल मोमेंट है, ए का डाइपोल मोमेंट कितना है? माइनस का 4qa इंटू आई। यानी मैं बोल सकता हूं कि ए का डाइपोल ये ऐसे मान लेता हूं, यानी माइनस डायरेक्शन में, और कितना है इसका डाइपोल मोमेंट? 4qa। इसका भी इसी डायरेक्शन में, और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? 2qa। अब इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मुझे वो लोकेशन बताओ जहां पे दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच द बोथ हैव द प्रोड्यूस द सेम पोटेंशियल।
कहां पर दोनों की वजह से पोटेंशियल सेम होगा? मेरा एक छोटा सा डाउट है, मुझे बताओ क्या वो पॉइंट इन दोनों के बीच में हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? सेम डायरेक्शन में नहीं आएगा, मतलब डायरेक्शन तो होती नहीं पोटेंशियल के लिए, मतलब यहां पर क्यों नहीं हो सकता? मैं समझाता हूँ, देखो इनके बीच में ऐसा हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर दोनों की वजह से पोटेंशियल सेम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं मान लेता ये वाला वो पॉइंट है, तो इसके लिए पी वेक्टर की डायरेक्शन ये, आर वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी, एंगल कितना 0, तो यहां पर इसका पोटेंशियल कितना आएगा? पॉजिटिव। पोटेंशियल होता है के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। क्लियर हो रही बात? लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर इसकी वजह से बोलता तो P इधर है और R इधर होता, एंगल कितना होता? 180। कैसा आता? नेगेटिव। तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल नेगेटिव आता और इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव आता। क्या कभी बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मुझे पता है वो पॉइंट कहीं बाहर ही आएगा। मान लेते हैं यहां से कितनी दूरी पर आ रहा है? x। अब सॉल्व कर लो। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? दैट इज kp अपॉन आर स्क्वायर। तो k p कितना हो जाएगा? 4qa अपॉन आर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। और उतना ही पोटेंशियल यहां पर इसकी वजह से होना चाहिए, दैट इज केपी अपॉन आर स्क्वायर। के पी कितना हो जाएगा? 2qa अपॉन आर कितना हो जाएगा? आर प्लस एक्स होल स्क्वायर। माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्यों लगाना माइनस? तो माइनस क्यों लगाना? दोनों का पोटेंशियल बराबर करना है ना बेटा। इसका पोटेंशियल यहां पर इतना आया और इसका पोटेंशियल यहां पर इतना आया, माइनस क्यों कर रहे हैं? मतलब नहीं नहीं, इसकी यहां पर इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में होगा? मतलब एंगल कितना होगा? 0 ही तो होगा ना। और इसकी वजह से भी यहां पर एंगल कितना होगा? तो माइनस क्यों लगाना है? मैं वही तो समझा रहा हूं कि वो पोटेंशियल दोनों के बीच में हमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे पोटेंशियल बराबर हो। वो पॉइंट कहां पर मिलेगा? हमें बाहर मिलेगा। सबको समझ में आया बेटा? यहां से सॉल्व करोगे आपके पास आर की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सब लोग क्वेश्चन नंबर 18 को बेटा रीड करो एक बार, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है क्या? वो क्या दे रखा है? देयर इज ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस, चार्ज डेंसिटी कितनी है? आर नॉट from the origin and the charge distribution initially at rest. Now that due to the mutual repulsion जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैलना एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। आप ऐसे समझो जैसे एक बलून है ना आपके पास, बलून उसकी इनिशियल रेडियस कितनी है? आर नॉट। अब आपने क्या किया? उस बलून को फुलाना चालू कर दिया तो धीरे धीरे उसकी रेडियस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी सरफेस पे वो क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। सेम ऐसी घटना यहाँ पर भी घट रही है। अच्छा पहली चीज यहां पर हम दो चीजों की बात करेंगे। पहला कि एनर्जी कंजर्व रहेगी और दूसरा चार्ज कंजर्व रहेगा। ऐसा क्यों? एनर्जी क्यों कंजर्व रहेगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड है, उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका चार्ज भी कंजर्व रहेगा और उसकी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो अगर मैं इनिशियली मान लो इसकी रेडियस जो है वो आर नॉट है और एक्सपेंड होते होते मान लो इसकी रेडियस कितनी हो गई? आर, तो मैं ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी बराबर कर दूं। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इनिशियली किसमें था? रेस्ट पे। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो ही होगी जो इसकी सेल्फ एनर्जी होगी। सेल्फ एनर्जी तो पोटेंशियल हो गया इस केस में। इंडिविजुअल बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे? सेल्फ एनर्जी। इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? अगर इसके चार सरफेस पर है सिर्फ, तो हॉलो स्फीयर कितनी होती है? के क्यू स्क्वायर बाय 2r नॉट, ये होती है। फाइनली मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर। अब इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी अगर रेडियस आर हो गई? तो के क्यू स्क्वायर बाय 2r। बस हो गया सॉल्व। यहां से आपसे वेलोसिटी तो पूछिए, निकाल सकते हो ना, कितना आएगा बेटा? के क्यू स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, 1/r0 माइनस 1/r इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। सही बात है। अब यहां से निकाल सकते हो। v किस पे डिपेंड करेगा? v आएगा रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय एम
1/r0 माइनस 1/r। अब इधर देखो, अगर मैं r को इंक्रीज करूंगा तो 1/r क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 1/r डिक्रीज हो जाएगा। 1/r डिक्रीज हो गया तो आप ज्यादा मतलब कम माइनस कर रहे हो तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 1/r0 माइनस 1/r बढ़ जाए, और ये बढ़ गया तो वेलोसिटी भी बढ़ जाए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जैसे जैसे ये एक्सपेंड करता जाएगा इसकी रेडियस बढ़ती चली जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। ये इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, जो रेट आएगा वेलोसिटी के बढ़ने का वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो सही, लेकिन साथ के साथ उसके इंक्रीज होने की रेट भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कुछ इस तरह का। सबको समझ में आ रही बात बेटा? कौन सा ऑप्शन आ गया यहां से? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। हाँ 19 तो बेटा बिल्कुल जैसे हम लोगों ने ना क्लास में, मैंने आपको ड्राइव भी कराया था। इधर देखो एक बार सब लोग, जैसे मान लो आपके पास एक इनफाइनाइट चार्ज है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये डिस्टेंस हो गई आर ए और ये डिस्टेंस हो गई आर बी। क्या इन दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो क्या? हमने ड्राइव किया था बिल्कुल। डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आया था, 2k लैम्डा ln ऑफ, है ना, बिल्कुल आर बी बाय आर ए, ये आया था। तो सेम क्वेश्चन यहां पर भी बोल रहा है। ये क्या कर रहा है कि अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द डिस्टेंस आर नॉट। आप ऐसे समझो, मान लो मैं यहां से रिलीज करता चार्ज को, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, और जब चार्ज यहां पर पहुंचा मैंने वेलोसिटी पूछा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं क्या अप्लाई कर दूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली काइनेटिक बोलो 0। इनिशियल पोटेंशियल कैसे लिखूंगा, मैं चार्ज को यहां के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ एम, और यहां पर पोटेंशियल कैसे लिखूंगा, चार्ज को यहां के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर कितना आया, दैट इज क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, और डेल्टा वी कितना होता है, 2k लैम्डा ln ऑफ, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या यहां से v निकाल सकते हो क्या? v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, रूट ऑफ ln ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बेटा यहां से, फोर्थ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। इसने क्या किया होगा कि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को v dv बाय dx लिया, dr लिख दिया। वहां से जब इंटीग्रेट करोगे तो अभी आपके पास सेम आंसर आता है। हाँ बिल्कुल, उससे भी लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 हो गया क्या बेटा, 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 24 नोट करो बेटा यहां तक पहले। कैसे सॉल्व करेंगे सब लोग बेटा, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में मुझे एक तो पहले स्फीयर दिया हुआ है ना, और स्फीयर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, उसकी चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, रो इज इक्वल टू के आर, और इस पे टोटल चार्ज कितना दे रखा है, 2q। अब यहाँ पे दो चार्ज और दे रखे हैं, एक माइनस क्यू और दूसरा भी माइनस क्यू, जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ए पे, ये रखे हुए हैं। सही बात है। अब आपसे ये बोला कि ये बताओ कि इनमें से ये दोनों चार्ज है ना, ए और बी, ये अगर इक्विलिब्रियम पर होंगे तो आपसे फिर उसके रिगार्डिंग कंडीशन पूछिए। क्या कैलकुलेट करना है हमें फाइनली, आर और ए के बीच का रिलेशन, जिससे ये दोनों चार्ज हमेशा किस पर है, इक्विलिब्रियम पे। बात ध्यान से सुनना, इसको पकड़ लेते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम पर होगा, मुझे बताते चलना, इस पर लगने वाला नेट फोर्स, इस पर कौन कौन फोर्स लगाएंगे, एक तो ये पड़ोसी लगाएगा,
पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या करेगा, रिपेल। तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, कितना लगाएगा बोलो, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। और कौन लगाएगा, ये जो चार्ज जिस स्फेयर में रखा हुआ है उसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या इस स्फेयर का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे, बाय गॉस लॉ, बिल्कुल। तो निकालते हैं भाई, जैसे मान लो ये एक स्फेयर है, मैंने कहा कि स्मॉल आर पे जाके एक गॉसियन सरफेस ले लो और इसके लिए गॉस लॉ लगा दिया, बोलते चलो क्या होगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इन कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट इज रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, बहुत बढ़िया, अपॉन एप्सिलॉन, 0 से आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इनसाइड यहां से, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, ये बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, लेकिन ये चार्ज कैसा है, तो इसकी वजह से कहां होगा, इनवर्ड, फील्ड के अपोजिट, इस पे फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, सही बात है। और अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्यू इंटू ई को किसके बराबर पुट कर सकता हूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ई कहां से आएगा, सबको समझ में आ गया, यहां से, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सबको, नोट करो बेटा इसको। ट्वेंटी फोर के बाद कौन सा दिया था, 24 तक ही दिया था क्या, अच्छा, ठीक। 24 तक दिए थे ना, तो एक काम करो, 26, 27, 28, 29, 31, 32 और 34, है ना। अभी आप लोग नोट्स कॉपी में ही इनको सॉल्व करो, क्लियर, अभी अभी ना, बिल्कुल। टेस्ट की तैयारी करनी है ना, तो करो ना, यही तो है टेस्ट की तैयारी। हाँ हाँ, हर क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के लिए टाइम मिनट है, टाइम लिमिट है आपके पास 2 मिनट का, ठीक है। तो 14 यानी मैक्सिमम 15 मिनट में आपको ये 7 क्वेश्चन करने। हाँ, रफ कॉपी में कर सकते हो चाहे, और जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप उसको पेयर में कर सकते हो, है ना। आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और हमारी शीट भी सॉल्व हो जाएगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अब बोलो जल्दी छोड़ दोगे तो सर घर जाएंगे, तो क्या करोगे, पढ़ोगे ना, ये आईपीएल देखोगे। हाँ, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन बेटा कभी भी पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से फील्ड कहाँ होता है, सेंटर से अवे, इधर होता। लेकिन ये चार्ज कैसा है, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, इस पे फोर्स कहाँ लगता, फील्ड के अपोजिट, इस डायरेक्शन में होगा ना, इस पॉइंट पे अगर निकालूंगा तो इधर होगा, लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करो फटाफट। 6:20 हो रहा है ना, तो 6:35 तक, फटाफट फटाफट स्पीडली, जैसे आप ऐसे समझो कि आपका पेपर है, 7 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो।
कितने क्वेश्चन हो गए? 26 हो गया, 27 हो गया। 28 हुआ। कैविटी के अंदर देखो, ए पॉइंट तो कैविटी के अंदर ही है, वहां पर तो फिल कितना होता है, रो C1 C2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और बी पॉइंट पे कैसे निकालोगे, कैविटी को फिल कर दो, कंप्लीट की वजह से निकाल के कैविटी की वजह से माइनस कर दो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हो रहे हैं कुछ? दिमाग थोड़ा सा तेज चल रहा है, नॉर्मल घर पे जैसा चलता है ना? तो इसलिए ना मैं यही बोलता हूँ कि आप घर पे भी जब भी आप क्वेश्चंस करो, आप एक टारगेट लेके करो। कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए, मैंने आपको 14 मिनट दिए, ठीक है? तो आपको एक टारगेट सेट करके दिया, उसमें क्या होता है, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अदरवाइज आप घर पे यही 7 क्वेश्चन करोगे ना, तो 2-2.5 घंटे, हो सकता है पूरा दिन 7 क्वेश्चन में ही लगा दो, है ना? तो थोड़ा सा आप, है ना, घर पे भी ऐसा टारगेट अपने आप सेट कर लिया करो कि यार ये इतने क्वेश्चन है, मुझे 20-25 मिनट में कंप्लीट करने हैं, तो फटाफट जो हो रहा है उसको करते चलो, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ते चलो। ऐसा करने से 7 में से मान लो 4 क्वेश्चन हो गए आपसे 15 मिनट में, फिर दोबारा उन 3 क्वेश्चन पर आओ, एक बार दोबारा से रीअटेम्प्ट करो, हो सकता है 1-2 और हो जाएंगे, और जो नहीं हुआ वो डाउट है। बस सिंपल सा तरीका है। कहां तक पहुंच गए? यहां तक आ गए क्या? 29 मतलब 31, 32, बढ़िया।
कहाँ तक पहुंचे भाई? लास्ट क्वेश्चन, बाकी हो गए सब सॉल्व, कंप्लीट हुए, मतलब लास्ट में अगर कोई पहुंचा उससे पहले के सारे हुए क्या? नहीं हुए। अच्छा कितने, 7 में से 5 हो गए? 4? 4 हो गए मतलब 5 आंसर मैच कर गया ना? आंसर मैच नहीं किया, अच्छा ठीक है, मतलब अटेम्प्ट हो गए। हाँ ठीक, मतलब कोई ना कोई ऑप्शन तो मैच किया है, मतलब आंसर तक हम पहुंच गए है ना, ये बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। सातों, कितने क्वेश्चंस, मतलब 6 के आंसर मैच कर गए? हाँ मतलब ऑप्शन तो कोई ना कोई ऑप्शन तो आया है ना, और कौन सा नहीं आया मतलब अभी तक? कौन सा वाला? कौन सा वाला, कौन सा? 20? मैंने कुछ भी नहीं, 29 में कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन जो है ना उसी में आंसर है, दोबारा पढ़। उन्होंने आंसर लिख के दिया है क्वेश्चन में, उन्होंने बोला कि बच्चे ज्यादा मेहनत ना करें इसलिए आंसर भी दिया है, उसमें आंसर है पहले से। चलो हिंट देता हूँ, 29 में आर डॉट पी 0 है, आर और पी के बीच का एंगल कितना, 90, तो इक्विटोरियल होगा, और इक्विटोरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पी के अपोजिट होती है, तो पी में माइनस साइन लगा दो, आंसर आ गया। पी में माइनस लगा दो, आंसर आ गया, पी की डायरेक्शन, पी वेक्टर दे रखा है, -i +3 -3j +2 के माइनस लगा दो, कितना हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। लाओ है ना, टाइम सब अब मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं, बात ध्यान सुना, है ना। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो आप क्वेश्चन कर रहे होंगे अभी, आपको 10-15 मिनट हुए, तो कई लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि आफ्टर 15 मिनट बॉडी में एक एंजाइटी डेवलप हो रही है, इरिटेशन डेवलप हो रही है, थक रहे हैं, ऐसा फीलिंग। अभी 15 मिनट हुए, अगर मान लो यही मैं आधा घंटा पौन घंटा करता तो पक्का सबकी बॉडी में ही हो जाता, ठीक है। इसका एक रीजन होता है कि जब हम किसी भी एक्सेस स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। यही रीजन है, उसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है, आप फोकस नहीं कर पाते हो। तो अगर आप डेली रूटीन में उस एंजाइटी, उस प्रेशर को झेलोगे, जैसे कोई भी आदमी होता है, चाहे वो एक एथलीट होता है, कोई बॉडी बिल्डर होता है, तो एक प्रेशर में काम करता है, वो अपने टारगेट से ज्यादा पे फोकस करता है। जैसे मान लो किसी को उसेन बोल्ट को पीछे करना है ना, तो उस वो टारगेट है ना उससे ज्यादा ही रखेगा, मतलब वो रहेगा कि यार उसने चलो 100 मीटर 8 सेकंड में कवर किया, 9 सेकंड में कवर किया, मैं उससे कम में कवर करने की कोशिश करूंगा, तब डेली मैं उस रेगुलर प्रैक्टिस को करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। सही बात है। अगर मैं जेई मेंस की बात करूं तो आपको 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करने, क्योंकि 3 घंटे में 90 क्वेश्चन, मैं तो पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो 1 घंटे में 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट मिल रहे हैं? 2 मिनट में, वही मैंने आपको दिए थे, मैंने बोला कि एक क्वेश्चन को कितनी देर में करना है, 2 मिनट में, तो टोटल 14 मिनट मैंने आपको दिए थे, मैंने बोला चलो 15 ले लो, यही बोला था ना। तो आपको इसी पेस में काम करना है, तो घर पे आप जब भी होमवर्क करो तो आप इसी प्रेशर में करो, ये होता है पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। जो आपकी जैसे मतलब किसी भी आदमी को जिम कर रहा है, उसको मसल्स डेवलपमेंट करना है, तो आप ऐसा सोचो कि किसी को बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाना है, क्या वो 500 ग्राम का वेट उठा रहा है जिंदगी भर?
उसकी कभी बॉडी बन पाएगी क्या? नहीं। जितनी आपकी शारीरिक क्षमता होती है ना, आप उससे ज्यादा, जब आप पुल अप पुशअप्स करते हो, जब ज्यादा वेट लिफ्ट अप करते हो, तब जाके मसल्स पे पेन आता है। ऐसी आपका ब्रेन भी है। और आपकी ब्रेन की जितनी क्षमता है, आप उससे कम काम करोगे तो आपका ब्रेन हमेशा खुश रहेगा, आपको मजा आएगा। लेकिन है ना, जब आप उसकी क्षमता से ज्यादा हमेशा कोशिश करोगे तो वो परेशान होगा। पहले वो आपको नेगेटिव रिफ्लेक्सेस देगा, आपकी बॉडी हमेशा नेगेटिव रिफ्लेक्सेस देगी, आपका मन हमेशा नेगेटिव रिफ्लेक्सेस बोलेगा छोड़ छोड़ छोड़, बहुत परेशान हो, थक गया, सर दर्द हो रहा है, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस आएंगे। लेकिन धीरे 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 जो 3-4 दिन 5 दिन आप उस पर फोकस करोगे तो वो रिफ्लेक्सेस अपने आप कम होते चले जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो अब मेरा ये कहना है कि अगर सच में आपको बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव, स्कूल एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही फर्क है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटिव होना पड़ता है, आपको एक एक सेकंड की खबर होनी चाहिए। तो जैसे आप घर पे कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, खासकर जैसे मानो फिजिक्स में मैंने होमवर्क दिया, फिजिक्स में भी O1 S1 जेईई मेंस ऐसी एक्सरसाइज जब आप करो तो आप उसको विद इन अ टाइम लिमिट में करो। मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए, मैंने अभी 2 मिनट दिया है, आप घर पे 3 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 4 मिनट ले लो। लेकिन 4 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना। 4 मिनट बैठे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी बैठे हैं जबरदस्ती उस कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, क्या मतलब है? आप उसको अटेम्प्ट करो, नहीं आ रहा छोड़ो। जैसे अभी आपने बोला कि सर मैंने कितने हुए, किसी ने बोला कि सर 4 हुए, किसी ने बोला 3 हुए, अटेम्प्ट तो लगभग सारे किए होंगे ना, आपने पढ़ा होगा, वही घर पे भी करना है, यही तरीका है पढ़ने का। घर पे भी ऐसे नहीं कि सर क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो मैंने दिए भी नहीं है होमवर्क में सारे क्वेश्चन करने को, मैंने दिए भी नहीं, मैंने सिर्फ बोला है आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ। आपसे 4 होते हैं, 7 होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 4 होते हैं और अच्छी बात है, 1 भी नहीं होता है और अच्छी बात, ठीक है? मतलब आपके लिए सीखने के लिए बहुत ज्यादा चीज है। जिसके 7 हो गए उसको सीखने के लिए अब कुछ भी नहीं है इस शीट में। जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये 7 क्वेश्चन कर लिए, अब उसके लिए 7 क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखते, उसके लिए बेकार है। आज जिस लेवल पे वो 7 क्वेश्चन कर पा रहा है, उसको इन क्वेश्चन को रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं। रिवीजन उन्हीं का करना है जिसमें आप अटके, क्लियर है, जिसमें आपका पेन चलना रुक गया, जिसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आई, तो इस चीज जरूर ध्यान रखो, है ना। थोड़ा थोड़ा सा आप जैसे एक टाइम लिमिट में काम किया करो हमेशा, बहुत बेनिफिट मिलेगा धीरे धीरे धीरे। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। मुझे देखो जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, मुझे बोला कि इसके बीच में नेट फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या करें? एक प्लेट की वजह से मुझे पता है, तो मैं तो वही करूंगा ना, इंडिविजुअल प्लेट की वजह से निकाल लूंगा और दोनों का रिजल्टेंट कर दूंगा। यही फोकस किया होगा आपने भी। एक प्लेट की वजह से सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मान लेते बेटा यहाँ पर, है ना। तो इस पॉइंट पर एक तो इसकी वजह से आएगा इस डायरेक्शन में, इसको ई मान लेता हूं, और इस प्लेट के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज ई। ये एंगल कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90, ये टोटल 360 होगा। 90 और 90 180 ये खा गया, बचा 180, उसमें से 30 ये खा गया, तो ये कितना हुआ 150। तो ये भी कितना आया 150, तो ये कितना आया 30। क्या ई के 2 कंपोनेंट कर सकते हो क्या? ई cos 30 और ई sin 30, तो ये आपके पास आएगा ई sin 30 माइनस का आई के प्लस ई माइनस ई cos 30, तो ई 1 माइनस √3/2 जेके। सबको समझ में आया कैसे लिखा? और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय, सबको समझ में आ रही है बात बेटा? इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन था ये? 26 है ना। वाई केप का मतलब जे केप और एक्स केप का मतलब आई केप। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे तो हमारे पास S1 एक्सरसाइज में भी था, वो घड़ी वाला क्वेश्चन, तो सेम यहां पर भी दे रखा है। अगर आप देखोगे, इधर देखो सब लोग, कितने चार्ज है यहाँ पर, 3 ही है ना। एक आपको कितना दे रखा है यहाँ पर प्लस का 2q, और यहाँ पर माइनस का 2q, और यहाँ पर कितना दे रखा है माइनस का 4। यही है। अब आपसे पूछा है सेंटर पे फील्ड कितना होगा, बड़ा आसान है, ये नेगेटिव चार्ज है, सेंटर पे फील्ड अवे होगा या टुवर्ड्स, टुवर्ड्स चार्ज की तरफ, इधर, इसको 4e बोल देता हूं, सही है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहां होगा, अवे,
कितना होगा 2e, और इसकी वजह से टुवर्ड्स कितना होगा 2e, मिला के कितना हो गया 4e, और ये 60 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट √3 आ जाएगा, तो √3 इंटू 4e। समझ में आया ना? दो वेक्टर्स अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट √3a हो जाता है। सबको समझ में आई बात? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, हर क्वेश्चन इतना ही आसान होता है यार, कुछ भी नहीं है। इधर देखो, मिनिमम कैलकुलेशन में करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर ये कैविटी दे रखी है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा? कैपिटल आर। एक पॉइंट यहां पे दे रखा है ए, और यहां पे पॉइंट दे रखा है बी। तो आपसे पूछा है दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, मुझे बताते चलना है ना। ए पॉइंट क्या कैविटी के अंदर है क्या? ए पॉइंट क्या कैविटी के अंदर है? मैंने बता रखा है कैविटी के अंदर या कैविटी की सरफेस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है रो C1C2/3 एप्सिलॉन। सही बात है। रो C1C2 होता है सेंटर ऑफ द स्फीयर टू सेंटर ऑफ कैविटी। ये कितनी डिस्टेंस है? r/2। ये आ गया। अब आते हैं यहां पर बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे कैसे निकालूंगा? मैं इसको पहले फिल कर देता हूं। कंप्लीट स्फीयर की वजह से यहां पर फील्ड कितना होगा? ρr/3 लिख दो। तो दिस इज रो, ये r कितना हो गया? कैपिटल R/3 माइनस, ये तो कंप्लीट स्फीयर की वजह से लिखा। सबको समझ में आया ना? अब ये कैविटी जो है इसकी वजह से यहां माइनस करना पड़ेगा। ये भी एक स्फेरिकल कैविटी है ना? ये मैं बोल सकता हूं ये वाला पॉइंट इसके अंदर है कि बाहर है? बाहर है। तो ये क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज। इसको पॉइंट चार्ज बना दो यहाँ पे। तो k3/r², r कितना होगा? r प्लस r/2, तो k3r/2 का होल स्क्वायर। सही है। क्या मैं k को 1/4π लिख सकता हूं? और q को क्या मैं रो इंटू इसका वॉल्यूम, इस पे चार्ज निकालना है ना, तो 4/3πr/2 का होल। ये आंसर आ गया। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? क्लियर है ना बेटा सबको? यहां से डिवाइड कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 29। 29 तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है? डाइपोल मोमेंट दे रखा है, और लास्ट में आपको दे रखा है इस तरह से r.p0 है। r.p0 यानी पी और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। यानी जो आर वेक्टर है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो डाइपोल के परपेंडिकुलर है, मतलब कौन सी लोकेशन होगी? इक्विटोरियल। और कभी भी इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट आती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही तो बात कर रहा है। क्लियर है? तो बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पी वेक्टर में, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। बात ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको क्लास में थोड़े दिन पहले ही बताया था, जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2 है ना? किसमें? इसमें नहीं, बिल्कुल पोटेंशियल सेम कर देना, मैंने क्लास में भी बताया है। जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2, बात ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला था कि अगर जिसमें 4 ऑप्शन थे, ई ए ग्रेटर देन ई बी, ये सारे, अगर मान लो ये एक स्फीयर है जिसपे चार्ज है क्यू है, इसकी रेडियस कितनी है? आर है। ये दूसरा स्फीयर है जिसपे रेडियस आर बी, चार्ज कितना? क्यू बी। अगर मैं दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो मैंने आपको बोला था कि फाइनली दोनों में चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और उस केस में हमारे पास आया था कि फाइनली अगर इस पे चार्ज क्यू ए है और इस पे चार्ज क्यू बी है, देन द रेशियो ऑफ क्यू ए अपॉन क्यू बी किसके बराबर होगा? आर ए। तो जैसे यहाँ पे देखो कितना, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो हम क्लास में पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप रेडियस का रेशियो देखोगे तो 2:1 आ गया। तो इस पे फाइनल कितना चार्ज आएगा? टोटल का 2/3, और टोटल चार्ज कितना है? 12 - 3 9। और इस पे कितना चार्ज आएगा? टोटल का 1/3। ये आ गया, इस पे 6 आ गया, इस पे 3 आ गया, खत्म हो गया। सबको बात अच्छे समझ में आ रही? नहीं कर सकते बेटा, कंसेप्ट ही वो नहीं है, मैं समझा दूंगा। वैसे कंडक्टर आप भी पढ़ाएंगे ना, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उससे नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32,
32 हो गया। तो 32 में और आसान कैलकुलेशन आपको बताता हूं। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है 4q, राइट। यहां पे कितना है q और यहां पे कितना है माइनस का, सही है ना। और इस थर्ड चार्ज को हम ले जा रहे हैं, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू d/2 है, ये x इज इक्वल टू माइनस d/2 और ये x इक्वल टू t, और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, यही है ना। आपसे बोला है एनर्जी कितने से चेंज होगी, सब लोग इधर देखो। एनर्जी चेंज मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यहाँ पे सबके पेयर बनाने पड़ेंगे, 3 चार्ज हैं तो 3c2, कितने पेयर बनेंगे 3। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एनर्जी उसी से एसोसिएटेड चेंज होती है जिसको हम मूव कराते हैं। अगर आप ऐसे सोचो, अगर मैं इसको मूव करा रहा हूं यहां से यहां तक, क्या ये दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या, इनके चार्ज चेंज हो रहे हैं क्या। तो जितनी इनकी इनिशियल एनर्जी होगी जब ये यहां पर होगा, और जब ये यहां से यहां चल के आ जाएगा तो भी उतनी ही एनर्जी होगी। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल में ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसिल। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, ये गया। अब बात ध्यान सुना, इसको भी इन दोनों के बीच में भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इनिशियली दोनों पे चार्ज क्यू और माइनस क्यू, कितनी सेपरेशन d/2। अब ये यहां से घूम के यहां पर आ गया, चार्ज सेम है, सेपरेशन सेम है, तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। सिर्फ किसकी वजह से एनर्जी में चेंज होगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से। सबको मेरी कहानी समझ में आ रही है। इनिशियली कितनी एनर्जी होगी, k इंटू 4q² अपॉन सेपरेशन कितनी है d/2। और जब ये घूम के यहां से यहां जाएगा तो u फाइनल कितना हो जाएगा, दैट इज 4k² 3d/2। स्क्वायर नहीं करेंगे, बस 3d/2 है। और आपको चेंज निकालना है तो u फाइनल माइनस u इनिशियली, आपका आंसर आ जाएगा। सबको बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34। थर्टी फोर में आपको डायग्राम बना के दे रखा है ना, ये है आपके पास Q1 चार्ज और ये कितना है Q2, ये O पॉइंट हो गया। अब इसने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, द वैल्यू ऑफ Q1 अपॉन Q2 इज प्रोपोर्शनल टू, राइट। और ये x1 और x2 दे रखा है। सब लोग देखो, बहुत ही सिंपल है। इसने बोला यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं है आंसर है। मैं बताता हूँ वो कहना क्या चाहता है, वो पता है उसका कहने का मतलब है, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, है ना, उसकी लैंग्वेज है। यहाँ पे वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल यहाँ पर, और वो कैसा कर, इसके परपेंडिकुलर, उसकी जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर कर। क्लियर है। तो बोल रहा है ये वाला एंगल कितना होगा 90, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, यहां से ये वाला एंगल आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में रेशियो आ जाएगा। उसने क्वेश्चन में ही सारा आंसर दे रखा है। तो मैं वो बोलता करता चलता हूँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा जैसे बोल रहा है, इसकी वजह से इधर आएगा और इसकी वजह से इधर आएगा। इसकी वजह से कितना आएगा बेटा, k Q2 अपॉन x2², k Q1 अपॉन, और ये हो गया परपेंडिकुलर, नेट फील्ड यहां पर आएगा। सही बात है। ये अगर 90 है, मान लेते हैं ये कितना है थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस, तो ये भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। क्या मैं यहां से tan थीटा निकाल सकता हूं क्या, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना बनेगा बेटा k Q2 अपॉन x2² अपॉन k Q1 अपॉन x1²। सही बात है, सबको पक्का समझ में आ रहा है। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मैं tan थीटा को यहां से भी लिख सकता हूं क्या, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो गया सॉल्व, ये आंसर है। यहां से सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ गया, दैट इज Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू x2 बाय x1, तो Q1 बाय Q2 इज x1 बाय x2, जो भी आप लिखना चाहो, ये आंसर है। तो आपसे पूछा है Q1 अपॉन Q2 का रेशियो, आंसर आ गया 3, दैट इज x1 अपॉन x2। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है ना आपको।
कौन सा? ये तो कुछ भी नहीं करना, सॉल्व कर लो, कट गया, यहाँ से कैंसिल किया, कितना हो जाएगा 8, ये हो गया यहाँ से 1/2 बचेगा 2, और ये हो गया 9, तो कितना हुआ 18, तो 1/3 माइनस 1/18 है ना, माइनस कर लो, मैथमेटिक्स है यार, अब तो कैलकुलेशन क्या करवाओ, है ना। सबको बात आगे बेटा समझ में आता है। उसके बाद कॉपी निकालो, और लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ रहे थे, है ना, कंडक्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। 31 कौन सा बेटा? ये बेटा मैंने उस वक्त बताया था, तभी तो मैं बोलता हूँ कि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हम क्वेश्चन से सीखते हैं, ठीक है। तो जब जेई एडवांस का क्वेश्चन में बताया था, ये मैं वैसे आगे भी समझाऊंगा, कंडक्टर में बता दूंगा दोबारा से, है ना। कंडक्टर का क्वेश्चन है, मैं ऐसा बता दूंगा क्यों होता है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट लिखाया था, वो मैं समझा देता हूँ सब लोग। लास्ट क्लास में मैंने कंडक्टर की 3 प्रॉपर्टीज लिखाई थी और बोला था कि कंडक्टर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन 3 प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं। पहली प्रॉपर्टी बोलो, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड की वैल्यू 0। और तीसरा पॉइंट मैंने बोला था कि कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है, क्लियर है। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कंडक्टर सरफेस की कैसी होती है, परपेंडिकुलर। अब बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन उसी तीसरे कंसेप्ट पर बेस्ड है। इधर देखो सब लोग, अगर ये मेटल का स्फीयर है, यानी ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसकी सरफेस कैसी होगी, इक्वी पोटेंशियल। ये भी एक मेटेलिक स्फीयर है, इसकी सरफेस कैसी होगी, इक्वी पोटेंशियल। और अगर मैंने दोनों को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों जुड़ गए आपस में। अब ये दो अलग अलग स्फीयर ना होके एक ही स्फीयर होगा, वायर से कनेक्ट कर दिया। तो अगर इसको आप एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे और मेटेलिक सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है, तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा। तो होगा क्या, जैसे ही दो कंडक्टर को अगर आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हो, तो क्योंकि कंडक्टर की सरफेस इतनी पोटेंशियल होती है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना स्टार्ट हो जाता है। और पोटेंशियल को सेम करने के लिए चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो पहले इस पे चार्ज कितना था, क्यू ए, इस पे कितना था, क्यू बी। तो इनमें चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लो जैसे फाइनली चार्ज इस पर क्यू ए हो गया और इस पर कितना हो गया, क्यू बी। बताओ इसका फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू ए अपॉन आर, के क्यू बाय आर। इसका फाइनल पोटेंशियल बोल, के क्यू बी बाय आर बी। क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू आर ए अपॉन, यही तो लिखा है। तो मैं बोल सकता हूँ फाइनली दोनों पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेडियस के डायरेक्ट रेशियो में होगा, क्लियर है। यानी पहले को कितना चार्ज मिलेगा, इसका रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल चार्ज। और इसी तरह से दूसरे को कितना मिलेगा, इसका रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल चार्ज। तो सेम क्वेश्चन था जेईई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2। सबको बात आगे बेटा समझ में आता है। अब आते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक शीट वाले क्वेश्चन किए थे, याद है सबको। चलो उसको एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं, मुझे बताते चलो। मैंने एक इनफाइनाइट मेटल शीट ली थी, और अगर एक इनफाइनाइट मेटल शीट पे मैं क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो चार्ज कैसे कैसे बढ़ जाएगा, आधा आधा। क्यों बढ़ेगा, मेटल के अंदर फील्ड 0 किया था, तो हमें पता चला कि अगर एक आइसोलेटेड प्लेट है तो उस पर चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक के बजाय 2 प्लेट लूंगा तो चार्ज क्या आधा आधा बढ़ता है क्या, नहीं। तो हमें तब पता चलता है कि जो उसकी आउटर फेसेस होती है उन पे जो चार्ज होता है टोटल चार्ज की सम के आधे के बराबर होता है, क्लियर है। और जो फेसिंग सरफेसेस होती है उन पे चार्ज इक्वल और अपोजिट। ये हमने कैसे प्रूव किया था, बाय द गॉस लॉ। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है। फिर मैंने आपको फील्ड भी निकलवाया था, आपको याद होगा। और फील्ड में मैंने लिखा था कि सबसे जो आउटर साइड जो फील्ड होता है वो सिर्फ आउटर चार्ज पे डिपेंड करता है, अंदर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। और किन्हीं भी दो प्लेट के बीच में जो फील्ड होता है वो सिर्फ उन्हीं के यानी फेसिंग चार्ज पे डिपेंड करता है, बाहर के किसी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। फिर हमने पोटेंशियल भी निकाला था, और पोटेंशियल कैसे निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लेट की सेपरेशन से मल्टीप्लाई, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लेट की सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा।
सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? हेडिंग डालो आज के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू कंडक्टिंग शेल। बात ध्यान से सुनना सब लोग, इधर देखो बेटा। हम लोगों ने अभी तक नॉन कंडक्टर्स पढ़े है ना, जितने भी पढ़े वहां पर मैंने कभी भी कंडक्टिंग की बात नहीं की। एक बार नॉन कंडक्टर पर आते हैं। नॉन कंडक्टर में हमने शेल पढ़ा था। शेल का मतलब समझ में आता है ना, अंदर से खाली। तो शेल में अंदर फील्ड कितना आया था? 0। और बाहर फील्ड कितना आया था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अंदर पोटेंशियल कितना आया था शेल में? कांस्टेंट आया था, उतना ही आया था जितना उसकी सरफेस पे था। बहुत बढ़िया। कितना? के क्यू बाय कैपिटल आर। और बाहर कितना आया था? के क्यू बाय स्मॉल आर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आज हम बात करें कंडक्टिंग की, मेटल की। कि मान लो मेरे पास एक मेटल का स्फीयर होता है जिसकी रेडियस कितनी होती? आर, और इस पे टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज कैपिटल क्यू। सही बात है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कितना पोटेंशियल होगा। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे मान लो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें पहला केस फॉर आर इज लेस देन आर। मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? बाय द गॉस लॉ। और अगर मैं यहां पे स्मॉल आर पे जाके गॉसियन सरफेस लेता, बिल्कुल इसके लिए अगर मैं अप्लाई करता क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, तो क्यू इन की वैल्यू तो कितनी हो जाती? 0, क्योंकि सारा सारा चार्ज कहां पर है? उसकी सरफेस पे। और ई डॉट यानी मैं बोल सकता हूँ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल्स टू 0। और ये हम कई बार कर चुके हैं। ई डॉट ds को ई ds cos थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? 0, cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनली जब यहां से सॉल्व करोगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यानी कंडक्टिंग शेल में वैसे ही आंसर आ रहे हैं जैसे नॉन कंडक्टिंग शेल में आ रहे थे, हॉलो स्फीयर में आ रहे थे। अब अगर मैं आउटसाइड की बात करता तो आउटसाइड तो बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं क्या मान लूंगा? पॉइंट चार्ज। तो अगर मैं आर ग्रेटर देन आर की बात करता तो ई की वैल्यू कितनी आ जाती? के क्यू बाय आर। ये सबको समझ में आया? तो यहां से ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, सेकंड, अगर V इनसाइड कैलकुलेट कर रहे हैं यानी फॉर R इज लेस देन R, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पर सारे रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं जैसे नॉन कंडक्टिंग शेल में आ रहे थे। तो पोटेंशियल इनसाइड 0 होगा क्या? नहीं। कितना होगा? कांस्टेंट। कितना होगा? के क्यू बाय आर। कैसे निकालेंगे? अगेन वही डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। और अगर मैं V आउटसाइड की बात करूंगा फॉर R इज ग्रेटर देन R, कितना आएगा? के क्यू बाय स्मॉल आर। सबको मेरी बात यहां तक समझ में आई? तो ये फॉर्मुलेज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे पास कंडक्टिंग शेल में बिल्कुल वैसे ही रिलेशंस आते हैं जैसे नॉन कंडक्टिंग में आते हैं। तो आप बोलोगे सर फिर फर्क क्या हुआ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में? नॉन कंडक्टिंग में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, यहां पर होगा। कैसे होगा वो आगे देखेंगे, अभी इसको नोट। किसमें? मैं, हाँ मैं वही समझा रहा हूँ। इधर देखो एक बार सब लोग इधर देखो, छोड़ दो है ना। अच्छा अगर मान लो एक छोटा सा डाउट और है मेरा कि सर यहां पे अगर मैं सॉलिड कंडक्टर ले लेता तो कितने आंसर आते? सेम ही आता।
आप ऐसे सोचो, अगर आप सॉलिड कंडक्टर भी ले लेते और चार्ज को अंदर फिल कर देते, क्या चार्ज अंदर रहता, क्या कहां पर आ जाता, उसकी सरफेस पे। तो बिहेव तो हॉलो की तरह से ही करता ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये जो आंसर है ना मेरे पास, चाहे वो पोटेंशियल की हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो, तो चाहे मैं कंडक्टिंग शेल लूं और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सेम ही आंसर आएंगे। लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में सेम आंसर आते थे क्या? नहीं, वहां पर तो अंदर चार्ज रह सकता है। नोट को बताया था और इसमें लिखो, आपको 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स दे रखी, are given, find out, कैलकुलेट करो फर्स्ट। देखो इसकी सरफेस पे मैं पॉइंट ले रहा हूं ए, इसकी सरफेस पे पॉइंट ले रहा हूं बी, और इसकी सरफेस पे पॉइंट ले रहा हूं सी। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ, अब सब लोग इधर देखो ना, लिखना छोड़ दो, बात को ध्यान से सुनना। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं जो हमेशा एप्लीकेबल होगा पोटेंशियल के केस में, ठीक है? किसी भी पॉइंट पर जब आप पोटेंशियल निकालते हो, तो हम एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं ना, जिसमें एक चार्ज मेरे से आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय आर। तो आप पॉइंट पे निकालते हो ना, तो मेरे साथ साथ रिपीट करते चलना, पोटेंशियल एक पॉइंट प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल क्या है? एक पॉइंट प्रॉपर्टी। किसी भी जगह पर जो पोटेंशियल होता है वो पूरे दुनिया जहां में जितने भी चार्ज हैं सबकी वजह से आता है। किसी भी जगह पे पोटेंशियल पूरी दुनिया जहां में, चाहे वो चार्ज अंदर हो चाहे बाहर हो, सबकी वजह से आता है। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, कभी भी किसी जगह पर पोटेंशियल निकालना है तो हम जितने भी चार्ज हैं सबकी वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बस। चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो नॉन कंडक्टर हो, चाहे वो स्फीयर हो रिंग हो कुछ भी हो। सबको मेरी बात आई समझ में? मतलब क्या है, दोबारा से समझाता हूं। मैंने बोला ये जो ए पॉइंट है वो इस स्फीयर की सरफेस पर है, बताओ इस पे कितना पोटेंशियल होगा। बात ध्यान से सुनना, नहीं मैं वही समझाना चाह रहा हूं। ये एक पॉइंट प्रॉपर्टी है। अब ये जो पॉइंट है वो मैंने इस स्फीयर की सरफेस पे ले लिया, तो इस बेचारे पॉइंट की गलती थोड़ी है, ठीक है? हमने बस लोकेशन वो सेलेक्ट की। तो मैं बोलूंगा यहां पे जो पोटेंशियल आएगा दुनिया जहां में सारे चार्जेस की वजह से आएगा,
Q1 की वजह से भी आएगा, Q2 की वजह से भी आएगा और Q3 की वजह से भी आएगा। क्लियर हो रही है बात? किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सारे चार्जेस की वजह से आता है। यानी मैं अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा तो वो इस Q1 चार्ज की वजह से भी आएगा, Q2 की वजह से भी आएगा और Q3 की वजह से भी आएगा। अब बात ध्यान से सुनना, तो सबकी वजह से निकाल के जोड़ देते हैं। पहले Q1 की वजह से निकालते हैं। ये जो पॉइंट है क्या वो इस स्फीयर की सरफेस पर है? तो इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इस स्फीयर की सरफेस पर होगा। कितना होगा इस स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल? के Q1 बाय आर प्लस। इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, और ये जो पॉइंट है इस स्फीयर के कहां है? अंदर। किसी स्फीयर के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस पर होता है। तो जितना इसकी सरफेस पर पोटेंशियल होगा इसकी वजह से अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होगा। तो बताओ ए पॉइंट पर इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा? के Q2 बाय 2R। बत्ती जली? मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जला। समझ में आया सबको? 2R क्यों किया? क्योंकि भैया यहां पर ये जो पॉइंट है ना, दोबारा से बोलो, ये जो पॉइंट है वो इस स्फीयर के बी को देखो, बी के कहां है? अंदर है, इस 2R रेडियस के स्फीयर के अंदर है। और किसी स्फीयर के अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसकी सरफेस पर होता है। बस सिंपल सा। चलो अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी आएगा। क्या ये पॉइंट तीसरे स्फीयर के भी अंदर है क्या? तो इस तीसरे स्फीयर की वजह से यहां पर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इसकी सरफेस पर होगा। कितना आएगा? के Q3 बाय 3R। समझ में आया? अब आते हैं चलो बी पे, है ना। बी पर निकालते हैं। बी पर तीनों की वजह से आएगा। पहले Q1 की वजह से। क्या ये पॉइंट इस स्फीयर के कहां है? बाहर है। तो ये क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बना दो। तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? के Q1 बाय 2R प्लस। बी पॉइंट पर इस वाले स्फीयर की वजह से होगा, ये पॉइंट इसकी सरफेस पर ही है। कितना? के Q2 बाय 2R प्लस। इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी होगा, और ये पॉइंट इस स्फीयर के अंदर है तो उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पर होगा। कितना आएगा? के Q3 बाय 3। सही बात है बेटा। अब आते हैं सी पॉइंट पर। अगर मुझे सी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, अब इसका एक और तरीका बता रहा हूं। कभी भी आप सबसे बाहर आ गए, कहां आ गए? सबसे बाहर आ गए, तो आप सारे चार्ज को इकट्ठा करके क्या बना दो? पॉइंट चार्ज। बाहर आ गए ना आप, ताम झाम से सब बाहर आ गए, तो सबको इकट्ठा करो, चार्ज को, और क्या बना दो? पॉइंट चार्ज। टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और पॉइंट चार्ज बना के यहां पर रख दो। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हुआ? डिस्टेंस कितनी है? 3R। के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 3R। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर वो पुराने वाले तरीके से कैसे लिखेंगे? जैसे यहां पर आते हैं, यहां पर पोटेंशियल इसकी वजह से होगा। ये वाला पॉइंट Q1 के कहां है? बाहर, तो ये क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज। तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल बोलो, के Q1 बाय 3R। ये वाला पॉइंट इसके भी बाहर है, तो ये क्या बन जाएगा? एक पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज बना दो, तो के Q2 बाय 3R। और ये वाला पॉइंट तो इसकी सरफेस पर है, तो उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इसकी सरफेस पर। तो सेम ही तो आ रहा है। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई? अभी तो देखो कहानी खत्म नहीं हुई है। जिसे मान लो मैं यहां पर एक डी पॉइंट ले लेता और ये डिस्टेंस में आपको दे देता RD। मैं आपसे बोलता बताओ यार इससे डी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता? अब एक लाइन में आंसर बता सकते हो? कहां पर आ गए हम? बाहर आ गए। तो सबको इकट्ठा करके पॉइंट चार्ज बना दो। आंसर कितना आएगा? के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय RD। सबको समझ में आया? बात ध्यान से सुनते चलना है ना। अगर मान लो मैं आपसे यहां पर पूछता कि ये वाली एक पॉइंट ले लेते हैं F, E ले लेते हैं, E, ये हो गया RE। अब बात ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ये बताओ कि ये वाला पॉइंट कौन कौन से स्फीयर से बाहर है? इन दोनों से। तो इन दोनों को पॉइंट चार्ज बना दो।
तो अगर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं ई पर, तो ये वाला पॉइंट इन दोनों के बाहर है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके क्या बना दो, पॉइंट चार्ज। कितना आएगा बोलो, के Q1 प्लस Q2 अपॉन आर ई। यहां तक सबको समझ में आया? प्लस अब ये बच गया, और ये वाला पॉइंट इसके अंदर है, तो उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पर होगा। कितना बनेगा, के Q3 बाय 3R। ये आ गया, सबको 100% क्लियर है? अगर मैं मान लो एक पॉइंट और ले लेता हूं, सपोज यहां पर आ गया, ये ले लेते हैं F पॉइंट। अब मैं यहां पे निकालता, तो आप बता सकते हो VF कितना आएगा बोलो यहाँ पर पोटेंशियल। ये इसके तो बाहर है, मतलब इस वाले स्फीयर के तो बाहर है, तो इसको तो पॉइंट चार्ज बना दो। कितना आएगा, के Q1 बाय RF प्लस, बाकी दोनों के अंदर है, तो बाकी दोनों की वजह से उतना ही आएगा जितना उन दोनों की सरफेस पर है। तो मैं लिख सकता हूं दैट इज के Q2 बाय 2R प्लस। सबको कहानी बढ़िया समझ में आई है ना? सबको क्लियर है बेटा? नोट करो इसको। कल कितने टेस्ट है बेटा आपके? 2 एडवांस है दोनों, है ना? ठीक है। अच्छा, एक पेपर का इधर देखो सब लोग, फिर नोट करना, मिटा नहीं रहा अभी तो। आप लोग जैसे, मैं आपको एक सिंपल सी चीज ना, सबके लिए अपने आप खुद सोचना जरा। जैसे मान लो मैं आप में से एक स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसे मान के एग्जांपल देता हूँ अपना, ठीक है? मैं अभी तक आपके कितने पेपर हो चुके हैं? 3 शायद, है ना? और 3 पेपर में मान लो एडवांस के जब भी मैंने पेपर दिए, मेरे कभी भी अब एक बार काउंट करना मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मान लो मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं 5 या 6, मतलब 18 में से 7 या 8 क्वेश्चन सही, मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि मान लो मेरे 7 या 6 या 5 क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? चाहे मैं करके 18 आता हूँ, तो सही कितने हो रहे हैं मेरे? 5 या 6। क्लियर है? तो पहली चीज, मेरा टारगेट ये रहना चाहिए कि प्रीवियसली मेरे जितने क्वेश्चन, यानी आपको अपनी रेंज पता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे 6 क्वेश्चन से ज्यादा तो सही हो नहीं रहा है, तो मुझे 18 तो अटेम्प्ट करने भी नहीं है। क्लियर है? सेलेक्टिव आपको जरूर होना पड़ेगा, तो पहले आप एक्यूरेसी पे वर्क करो। अगर आपकी एक्यूरेसी सही हो गई तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप स्पीड पे वर्क करोगे एक्यूरेसी को खराब करके, तो ना तो स्पीड बन पाएगी ना एक्यूरेसी बन पाएगी। बात ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। अगर आप एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आपका अपने आप ही कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे स्पीड आपकी अपने आप ही आ जाएगी, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। लेकिन आपकी एक्यूरेसी खराब है, बस आप स्पीडली ताम झाम किए जा रहे हो उल्टा सीधा, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। स्पीड किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो तो माइनस ही देके जा रही है। तो आपकी एक्यूरेसी खत्म है, आपकी स्पीड भी खत्म हो जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखना, हर बच्चा अपने हिसाब से सोच ले कि भाई, जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसको लग रहा है कि मेरे तो 3 ही सही होते हैं, तो उसको करने नहीं है यार, 18 क्वेश्चन थोड़ी ना करना पेपर के। वो तो उसको पेपर में से 18 में से 6 या 7 या 8 क्वेश्चन ढूंढने हैं बस, ऐसे क्वेश्चंस जो उसको लगे कि कहीं रेस में आ गए, कहीं शीट में आ गए, कहीं सर ने डिस्कस कर दिए, कहीं इस तरह का क्वेश्चन नोट्स में देखा है, या ये मुझे आता है, इसको मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। धीरे धीरे आप अपने मार्क्स को, अपनी रैंक को इंप्रूव करो इस तरह से। आप ऐसा सोचोगे कि मैं 18 क्वेश्चन, अरे भाई 18 तो किसी के भी नहीं सही होने। तो आप इस पे वर्क करो कि आपको 18 क्वेश्चन नहीं करने, आप सेलेक्ट हो, आप क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ने से ही पहली चीज तो पता चल जाती है कि वो आपकी औकात में है या आपकी औकात से बाहर। पढ़ने 4 बार पढ़ने के बाद भी चाइनीज लग रही है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी तुक्का मारे, लग रहा है कि बी होगा, है ना? ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको स्ट्राइक कर गया कि कैसे होगा, आप उस पर फोकस करो, उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय भी दे सकते हो, उसका अच्छे से आंसर निकालने की कोशिश करो। इम्पेशंस मत लो कि यार एक क्वेश्चन पे लगा हुआ, अभी तो 18-17 क्वेश्चन और करने। 17 नहीं करने आप, ठीक है? आराम से उसका आंसर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि
ऐसा भी होता होगा कई बच्चे 10-10 क्वेश्चन करके आते हैं और 10 गलत हो जाते हैं, है ना। 10 किए 10, अरे 10 से अच्छा ना यार 2 ही कर लेते हैं, वो सही हो जाते हैं। आप एक्यूरेसी पे वर्क करो, पहले आप अपने पेपर में कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, तो हर बच्चा अपने हिसाब से कि भैया मेरे तो 7 क्वेश्चन ही सही होते हैं, मेरे तो 8 क्वेश्चन ही सही होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबका अपना अपना है। क्योंकि कोई बच्चा ऐसा भी होगा सर मेरे तो 11-12 पहले ठीक हो रहे हैं, तो ठीक है भाई, उसके हिसाब से अब 15 का टारगेट लो। लेकिन कोई किसी को लग रहा है कि सर मेरे तो 3 या 4 से तो सही ही नहीं होते, तो उसके लिए टारगेट ही नहीं है। उसका टारगेट है कि भैया 7 या 8 क्वेश्चन सही करना, सेलेक्ट करना है बढ़िया से, जो चिंटू चिंटू क्वेश्चन है उनको छाट लो, सॉल्व कर लो। हर क्वेश्चन बराबर नंबर ही तो दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेलेक्टिव होके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करो, अप टू द लास्ट आंसर निकालने की कोशिश करो, तभी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना। इस चीज पे हमेशा वर्क करो। तो कल आप जब भी एग्जाम देने जाओ, पहली चीज अभी जैसे आज जाके क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, फिजिक्स में बढ़िया से नोट्स अच्छे से रिवाइज करो बैठ के, अप टू द लास्ट तक आंसर निकालने की। जैसे अगर आपको लगता है कि 2 या 3 घंटे ही दे पाऊंगा मैं फिजिक्स को, तो इलेक्ट्रो उठाओ बढ़िया से अच्छे से, उसके एक एक फॉर्मूले डेरिवेशन देख लो कैसे कैसे किया, क्वेश्चन जो क्लास में कराए अच्छे से करने की कोशिश करो, 2-2.5 घंटे की कंटिन्यूस सिटिंग लगाओ टाइम लगा के, ठीक है। इस तरह से फिजिक्स में और कुछ अभी मत करो, क्योंकि लास्ट में क्या कर लोगे, बेहतर है कि कम से कम आपको फॉर्मूले तो याद हो। ये तो कल गए कि आता तो है, कैसे करेंगे ये पता है, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता, तो पहले फॉर्मूला ड्राइव करूंगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब वैसी बात है, ऐसा तो नहीं चल पाएगा, तो आपको ये चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, है ना बेटा। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखो। जेई एडवांस इज नॉट अबाउट कि भाई हमें कंप्लीट 100% मार्क्स स्कोर करने, उसमें हमारे 30-40-50% मार्क्स अगर हमारे आ जाते हैं तो हम रेस में दौड़ रहे हैं बढ़िया से, है ना। 40+ परसेंटेज आपकी आ रही है अगर एडवांस में, आप बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट हो, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल 100% वाले। 40% कंटिन्यूस आपने रखा, तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आपका 40 पे पेस मेंटेन है, तो धीरे धीरे समय के साथ वो 45-50 भी हो जाएगा। तो इस चीज को अब आप गलत करते जाओगे तो 40 से 30 आ गए, 30 से 20 तो फिर वो रिवर्स गियर लग जाता है, लोअर सर्किट लगता है आपको, है ना। दिवालिया हो जाओगे कुछ दिन में। 30 से 20, 20 से 10, है ना। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सब अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई करो, एफर्ट करो, पेपर सबको देना है, पेपर कभी मिस नहीं करना है, ठीक है। वो आपका लॉस ही देगा, है ना। एंथ्यूज में हो थोड़ा सा, आप नेचर वाली गलतियां मत करो, ठीक है, क्योंकि गलतियां बहुत कर चुके हो। हम बोलते हैं ना कि हर जब जागो तब सवेरा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एक लिमिट होती है जागने की भी, है ना, है ना। तो वो लिमिट अब आ चुकी है, अब थोड़ा सा हमें इस पर फोकस करना है। तो ये जरूर ध्यान रखना, अभी आप घर जाओ तो फिजिक्स में कुछ नहीं करना है, आपको बढ़िया से नोट्स पढ़ने, एक एक फॉर्मूला अच्छे से देखना है, डेरिवेशन देखना है, जो क्लास में क्वेश्चंस का है वो देखना है बस। उसके बाद कॉपी बंद कर दो और बढ़िया से अपने केमिस्ट्री मैथ्स पर फोकस करो, ये फिजिक्स का नाम है। कल जाओ, अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं एक पेपर में, 18-18, 36, 18-20 ऐसे आते हैं कुछ, तो अगर 18 क्वेश्चन है, आराम से टारगेट रखो अपना, आपके हिसाब से एक एवरेज टारगेट होना चाहिए कि 9-10 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने, सही अटेम्प्ट। अटेम्प्टेशन, मैंने क्वेश्चन रीड किया, मुझे लग रहा है यार हो जाएगा, आसान है, फटाफट सॉल्व किया खत्म। कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, रिलैक्स होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे नहीं करना है कि पैनिक हो रहा है अननेसेसरी, आप गलत कैलकुलेशन करते हो, गलत आंसर आ जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपने खट 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 मार दिया कि अरे सर मैं तो करेक्ट करके आ गया, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को अच्छे से, है ना, आंसर लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट को वो बोल्ड में लिख देता है, नॉट को बोल्ड में नहीं लिखता है, तो आपको सिर्फ करेक्ट चमक रहा है, वो नॉट दिखाई नहीं आपको, है ना। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी पेपर आराम से, तो 2 पेपर है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। पेपर कभी भी बहुत देखो डिफिकल्ट आएगा, हर बच्चे के लिए आएगा, आसान आएगा सबके लिए आएगा, ठीक है ना। और ये कि हर बच्चा सेम लेवल का, कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ एक ही चीज में है, उसके अंदर जो जील है ना पढ़ने की, वो जो क्षमता है ना, बस उसमें है ना। कुछ में एक अपने आप ही जनरेट होती रहती है कि यार मुझे करना है, मुझे करना, उसके एक अलग ही चलता रहता है। किसी में ये बिल्कुल सुन्न हो जाता है कि भाई ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, नहीं बाहर में जा, है ना। तो ये एटीट्यूड लॉन्ग लंबे समय तक आपको सरवाइव आप नहीं कर पाओगे। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रेगुलरली होमवर्क करो, ठीक है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया करो, है ना।
करके आओगे तो मजा आएगा। तो दिक्कत पता क्या होती है, आप करके नहीं आए और मैंने कहा डिस्कशन करेंगे, सर पढ़ाओ, है ना, क्यों? क्योंकि आप करके नहीं आए। अगर आप उस क्वेश्चन पे 1 मिनट भी देके आते, 1 मिनट भी, तो आपको क्लास में आते ही आपको पहले पढ़ने से पहले लगता कि सर आज डिस्कशन करा दो पहले, क्योंकि आपको लगता कि यार वो मेरा जो डाउट है ना सर वो क्लियर हो जाए फटाफट। अगर आप 1 मिनट भी देते, डिस्कशन में मजा तब नहीं आता है जब आपने शीट को खोल के भी नहीं देखा, है ना, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूं। मैं भी यहाँ डायरेक्ट नहीं आ गया, पहले यहाँ था फिर यहाँ आया। तो मैं भी कभी स्टूडेंट था, सास भी कभी बहुत ही तो मैं भी कभी स्टूडेंट था, तो मुझे भी ये चीजें बताया। मैं तो बिल्कुल बैक बेंचर था, है ना, तो सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठता था, मुझे सबसे बढ़िया वही लगती थी, है ना, वहां से क्लास बहुत अच्छी दिखती है ना। पीछे वाली बेंच का अलग ही मजा होता है ना, है ना। पता नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा आगे बैठने में सबका अपना चॉइस होता है ना। आगे पता नहीं, मेरे को कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो मैं हमेशा, है ना, हाँ, जैसे होता है ना, जैसे कभी टीचर्स की मीटिंग होती है तो मैं सबसे कोने खुपचे वाली कुर्सी पकड़ता हूँ, सबसे लास्ट वाली, ठीक है। कई बार जैसे कई बार मीटिंग में कि जैसे पूछते हैं कि अरे रोहित सर आएंगे, मैं कोने में बिल्कुल बैठा हूँ, हाँ सर यही है कंटिन्यू चल रहा है बढ़िया से, है ना। तो मेरे को बिल्कुल अलग पृथक रहना वो बड़ी बढ़िया लगता है। तो ये कहने का मतलब है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप अटेम्प्ट कर पा रहे थे यार क्वेश्चंस को, बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जेई मींस यही तो है, जो मैंने अभी आपको 7 क्वेश्चन दिए, यही तो जेई है। जेई जेई जो हुआ बन रहा है कुछ है तो फिर यही तो जेई के क्वेश्चन ही तो दिए थे, तो और क्या बुराई है, यही तो करना है। अगर आप देखो 300 में से 200 नंबर, 200 नंबर का मतलब बस 66%। 300 मैक्सिमम है, उसमें से 200 नंबर मतलब 67%, 66%। तो 66% मार्क्स पे तो बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है। क्लियर हो रही है? हर 3 में से 2 क्वेश्चन सही। क्लियर हो रही बात यहां तक, है ना। मतलब आप 6 क्वेश्चन है तो 6 में से आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो, 9 में से, है ना, 9 में से कितने कर सकते हो, मतलब 6 क्वेश्चन कर सकते हो, 3 छोड़ सकते हो। यार इतना तो चलेगा, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बढ़िया से करना है और अच्छे से पेपर देके आना है। पेपर के बाद मंडे बफरिंग टाइम है, ट्यूसडे को मैं पेपर क्लास में डिस्कस करूंगा, बट ऐसे उठ के मत आ जाना कि एक एक क्वेश्चन, हर बच्चा एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व दोबारा करके आए, ठीक है। मंडे को मतलब आपका बफरिंग टाइम मतलब है मंडे को आपको पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। संडे को ही करना है, एक्चुअली 2 हो जाएंगे अगर मान लो फिर भी थके, तो मंडे को आप पेपर को अच्छे से सॉल्व करो। पेपर को सॉल्व करने का एक तरीका मैं बताता हूँ, यहाँ से आपको पेपर फॉर्मेट में मिलता है, पेपर को करना आपको रफ में ही सॉल्व है। मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ जिससे पूरे साल के बाद आप सारे पेपर को एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। बात ध्यान से सुनना, यहां से पेपर मिलता है आपको, आप पेपर एक रफ पेज पे कैसे भी सॉल्व करो। आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए या जो क्वेश्चंस आपसे अनअटेम्प्टेड रह गए, मतलब जो नहीं आपको आते थे, आप उस क्वेश्चन में जो भी आपको मिल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, उसमें 2 पेन आप यूज करो। एक पेन से आप अपनी एरर लिखो कि आपकी क्या गलती हुई जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, उसी में लिखना पेपर में, और उसके बगल में दूसरे पेन से उसका सॉल्यूशन लिखना, जिससे कभी भी आप उस पेपर को उठाओगे तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यार उस दिन जब मैंने ये पेपर दिया था तो मेरी ये तो गलती हुई थी और ये उसका सॉल्यूशन। तो वो गलती आप जीवन में कभी भी नहीं करोगे। जैसे ना सड़क पे गड्ढा होता है ना, तो बोर्ड लगा दिया जाता है, गाड़ी सावधानी से चलाएं, आगे गड्ढा है। फिर भी कई गाड़ियां उस गड्ढे में घुस जाती हैं, ठीक है ना। सेम चीज यहां पर है ना। मैं आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूं ना कि सावधान, आगे गड्ढा है, लेकिन कुछ गाड़ियां फिर भी उस गड्ढे में गिर जाएंगी। तो भाई रिवाइज करने का सिंपल सा तरीका ये ध्यान रखना, यहां से जब भी पेपर मिले आप उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो, उसमें आपकी क्या गलती हुई, आप अपनी गलती को बिल्कुल प्रॉपरली लिखो कि आपकी गलती है क्या। आपकी सिली मिस्टेक हुई तो लिखो उसमें सिली मिस्टेक हुई, 2 का -2 कर दिया, बावड़े आगे से नहीं करना है। ऐसे ही इंप्रूव होता है, इसी तरह से इंप्रूव होता है। आदमी जब तक अपनी आंखों में शर्म और अपने आप को वैल्यू नहीं देता ना, तब तक वो इंप्रूव नहीं कर सकता। इंप्रूव आदमी तभी करता है जब आदमी अपनी नजरों में गिरता है। जब उसको शर्म आने लग जाती है ना, समाज सोसाइटी से, बहुत हो गया यार, तब आदमी खुद इंप्रूव करने लग जाता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम, है ना। तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो है ना, ये उससे बढ़िया है कि हम ठोकर खाने से
पहले ही समझ जाए, ठीक है। बढ़िया से पेपर देना है, जितने भी मार्क्स हैं आप उसको एक्सेप्ट करो। देखो मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है, किसी की 1200 में से 1199 रैंक आ रही है ना, क्योंकि एक बच्चे ने पेपर नहीं दिया, है ना, तो भी वो बच्चा मेरे लिए वैसा ही है जैसे क्लास में फर्स्ट रैंक जो भी ला रहा है, बैच में जो फर्स्ट रैंक ला रहा है, वो सब बराबर है मेरे लिए, मेरे लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, मेरे लिए सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह से, मुझे इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, मैं हर एक को उतना ही समय दूंगा। लेकिन आपके अंदर वो जील होनी चाहिए कि मुझे सेलेक्ट होना है, आपकी इंप्रूवमेंट की एक चाहत होनी चाहिए आपके अंदर कि यार मुझे इंप्रूव करना है ना। जैसे एक बच्चा आके मुझे एक अपनी स्टोरी सुनाया अभी, है ना, कि सर मेरी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, कि फैमिली प्रॉब्लम्स वाली अपनी स्टोरी सुनाया। मैंने बोला जब इतनी समस्याएं तो यार फिर ऐसी समस्याएं अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा, तुम्हारे ऊपर तो बहुत ज्यादा बर्डन, मैं समस्याएं नहीं बता सकता आपको, तो ऐसी समस्याएं हैं तो तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा बर्डन है, अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो तुम्हें तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल वैराग्य ले लेना चाहिए। तो और ऐसा हो सकता है कि आप में से काफी लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जो मुझे भी ना पता हो, ठीक है, और आपके दोस्तों को भी ना पता हो, आप ही को पता हो। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम मान के चलें कि हम सब जिस फैमिली, जैसी फैमिली से, वो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस तरह से, मतलब एक सामान्य, जैसी मेरी फैमिली परिवार रहा वैसा एक सामान्य फैमिली से हमें, ठीक है, और हम एक अच्छे फ्यूचर की चाहत में यहाँ पर आए ना। अरबपति होते खरबपति होते तो काय काय आईआईटी करते हैं, है ना। तो हम एक सामान्य परिवार से, हम चाहते हैं हमारे एक अच्छा भविष्य हो, उसके लिए मेहनत भी जबरदस्त लगेगी, है ना। कंटिन्यूस मेहनत करनी है, प्रॉपर मेहनत करनी है, रेगुलर, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, रेगुलर क्लास आओ, रेगुलर होमवर्क करो, चीजें रिवाइज करो, खत्म, घर जाओ मस्ती से सो जाओ, पढ़ने के अलावा और क्या करना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे को, पेपर को बढ़िया से अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।